ठीक। तो कल जो जीटा पोटेंशियल था वो हमने क्या देखा था। जीटा पोटेंशियल बेसिकली क्या है, जैसे ये दो पार्टिकल हैं, कल मैं यही आपको बता रहा था। ये पार्टिकल हो गया ए, ये पार्टिकल हो गया बी। इन दोनों के ऊपर प्लस चार्ज है। तो जब आपको इन दोनों को अगर आपको इकट्ठा करना है ताकि ये सेटल हो जाए, ठीक, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो चार्ज है इसको डिस्टेबलाइज करना पड़ेगा। डिस्टेबलाइज का मतलब ये जो चार्ज है इसे हटाना पड़ेगा, ये चार्ज खत्म करना पड़ेगा और इन दोनों को साथ में लाना पड़ेगा। तो यही क्या होता है, इसी प्रोसेस को कोगुलेशन बोलते हैं। ये कल हमने देख लिया था। तो दो पार्टिकल होते हैं, एक ये पार्टिकल है। इन दोनों को आप नजदीक लेकर आ रहे हो, तो क्योंकि इनमें चार्ज है प्लस चार्ज, ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, मतलब एक दूसरे के नजदीक नहीं आना चाहते। सेम चार्ज वाले कण एक दूसरे के नजदीक नहीं आते। लेकिन आप कैसे भी करके मेहनत करके इन दोनों को नजदीक लेकर आ रहे हो, जितनी भी एनर्जी आपको लगानी पड़ रही है इनको नजदीक लाने में, इसी को ही क्या बोला जाता है, जीटा थीटा पोटेंशियल। ठीक है, ये मैंने लिख रखा है यहाँ पे। चलो, अब इसको डिफ्यूज डबल लेयर थ्योरी अगर आपने ध्यान दिया हो तो ये हमने सॉइल मैकेनिक्स में भी पढ़ी है। ठीक है, सॉइल मैकेनिक्स में भी यही थ्योरी पढ़ी है, और ये भी उसी से संबंधित है, जीटा पोटेंशियल से। ठीक, तो ये किस चीज के ऊपर है, देखो जैसे ये पार्टिकल दिया हुआ है इसने, देखो ये आपको डायग्राम बनाना रहेगा। चला गया। देखो ये डायग्राम बनेगा जीटा पोटेंशियल का। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है, ये जो है ये हो गया हमारा पार्टिकल, जो कण है उसके चारों तरफ जो प्लस चार्ज है, ठीक, इसी को बोला जाता है जीटा पोटेंशियल। और ये जो डिस्टेंस है इसी को जीटा पोटेंशियल बोला जाता है। और यहाँ से लेके यहाँ तक जो चार्ज रहता है इसको हम बोलते हैं डिफ्यूज लेयर। ठीक, तो इसमें ये क्या कहना चाहता है, क्या क्या पॉइंट हमें करने हैं। ये है, ये डेफिनेशन आप नोट करेंगे। Theta potential is the magnitude of the charge at the surface of the stem as shown in the figure। फिगर बना ली। फिगर बनाने के बाद आप ये बताएंगे कि ये जो सतह है, इस सतह पर इतना चार्ज है और इतनी दूरी तक है, वो जीटा पोटेंशियल कहा जाता है। दूसरा पॉइंट आप ये नोट करेंगे, जो कोगुलेंट होता है, हालांकि ये मैंने ऊपर आपको बता दिया है, जो कोगुलेंट होता है उसका काम होता है यही जो जीटा पोटेंशियल है इसको खत्म करना। जितना भी चार्ज है इसको डिस्टेबलाइज कर देना ताकि दो पार्टिकल आपके नजदीक आ सके। ठीक, इतना ही लिखें, ज्यादा इसमें लिखने की जरूरत नहीं है। फिर इसके बाद हम आते हैं मैकेनिकल मैकेनिज्म ऑफ कोगुलेशन। जो कोगुलेशन है उसका क्या क्या मैकेनिज्म है। देखो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसके ऊपर मैंने क्वेश्चंस देखे हैं आते हुए। मैकेनिज्म ऑफ डिस्टेबलाइजेशन, रिमूवल ऑफ लेटल और नो टेंडेंसी ऑफ कोलाइड टू एग्रीगेट। बेसिकली डीस्टेबलाइजेशन का क्या मतलब है, डीस्टेबलाइजेशन का मतलब हो गया जैसे जो आपका कोगुलेशन है, कोगुलेशन में मैंने कल हमने देखे थे, कोगुलेशन होता है, कोगुलेशन दो चीजें, कौन कौन सी,
कोगुलेशन होता है, पार्टिकल डिस्टेबलाइजेशन, जो भी पार्टिकल है उसको डिस्टेबलाइज करना, और एग्लोबरेशन को इकट्ठा करना। तो इसने क्या कह रखा है, जो डीस्टेबलाइजेशन होता है मतलब कि पार्टिकल के ऊपर जो चार्ज है उसको खत्म करना, रिमूवल रिमूवल ऑफ लिटिल और नो टेंडेंसी ऑफ कोलाइडल टू एग्रीगेट। इसके चार तरीके होते हैं: आयनिक लेयर कंप्रेशन, एडजॉर्प्शन एंड चार्ज न्यूट्रलाइजेशन, स्वीप कोगुलेशन और इंटर पार्टिकल ब्रिजिंग। ये चार तरीके से हमारा क्या होता है, कोगुलेशन का मैकेनिज्म होता है। आयनिक लेयर कंप्रेशन, अब हर एक को देखने चलते हैं। आयनिक लेयर कंप्रेशन क्या है? टोटल क्वांटिटी ऑफ आयन इन वाटर सराउंडिंग ए कोलाइड हैज एन इफेक्ट ऑन रिड्यूसिंग द रिपल्सिव फोर्स। ठीक, चलो अभी देखते हैं। एन हाई देखो, ये क्या कह रहा है, आयनिक लेयर कंप्रेशन। इसको हम थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। जैसे ये कोलाइड पार्टिकल है, कोई पार्टिकल है ए, इसके ऊपर चार्ज क्या है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक, ये आपका कैसा चार्ज हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। इसके बाद क्या आता है, जब आप इसके पास जो पानी में नेगेटिव कण है, मान लीजिए ये नेगेटिव कण हो गए, तो वो इसके आसपास के चार्ज को खत्म कर दे रहे हैं। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं आयनिक लेयर कंप्रेशन। आयन के कारण जो चार्ज डी स्टेबलाइज हो रहा है, ये चार्ज हो गया खत्म। इसी तरीके से कोई दूसरा कण है, उस पे जो चार्ज था साइड में वो हो गया खत्म। तो अब ये क्या हो जाते हैं, ए और बी पार्टिकल एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं, और फिर ये क्या करते हैं, नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। तो यही है आयनिक लेयर कंप्रेशन, और कुछ नहीं है। ठीक है, देखो इसको इन्होंने इस तरीके से कह रखा है। देखो, टोटल क्वांटिटी ऑफ आयंस इन वाटर सराउंडिंग ए कोलाइड हैज एन इफेक्ट इन रिड्यूसिंग द रिपल्सिव फोर्स। मतलब ये क्या कहना चाह रहा है, किसी कोलाइड कण के चारों तरफ जो आयन है वो उसके चार्ज को खत्म कर देते हैं, जिस कारण से जो उस पर रिपल्सिव फोर्स है, मतलब कि एक दूसरे को आकर्षित ना करने की जो फोर्स है वो कम हो जाती है, जिसके कारण पार्टिकल सेटल हो जाते हैं। यही बात आप अपने उसमें नोट्स में लिख लेना। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है यहाँ पर, हाई आयन कंसंट्रेशन का, ये वही बात हो बड़े। ठीक, बस यही बात है, मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है, यही पॉइंट आप लिख सकते हैं। ठीक, ये दोनों डायग्राम बना लीजिएगा। द मैकेनिज्म जनरली डज नॉट अकर इन वाटर, जनरली अकर इन डेल्टा फॉर्मेशन। ठीक, ये कह रहा है कि ये डेल्टा फॉर्मेशन में होता है, यहाँ नहीं होता है। कह रहे डेल्टा फॉर्मेशन क्या होती है, डेल्टा फॉर्मेशन मैंने आपको बताया था कहाँ पर इस तरीके का सेटलमेंट होता है। जैसे जहाँ भी जो रिवर है समुद्र से आकर मिलती है, तो वहां पर डेल्टा फॉर्मेशन होती है, इस तरीके का सेटलमेंट होता है पानी का। ठीक, तो ये कह रहा है कि जो आयनिक लेयर कंप्रेशन है वो समुद्र के किनारे जो आपको डिकम्पोजिशन मिलेंगे, मैं दिखाऊं। एक ये जो डेल्टा बन रहा है, जैसे ये पानी आया नदी का, रिवर, रिवर वाटर, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है पानी में, जो समुद्र का पानी होता है। इस
इसमें क्या, इसमें सोडियम क्लोराइड रहेगा, आयंस रहेंगे Na+Cl-। अब यही जो आयंस होंगे, जो यहाँ पर सेडिमेंट है, उनको नीचे सेटल करने में मदद करेंगे। ठीक है, तो ये चीज कभी कभी मैंने एग्जाम में देखी है कि जो डेल्टा फॉर्मेशन होता है वहां पर किस तरीके का कोगुलेशन काम करता है, वहां पर आपका आयनिक लेयर कंप्रेशन काम करता है, इस चीज को ध्यान रखें। अगला क्या है, एडसॉर्प्शन एंड चार्ज न्यूट्रलाइजेशन। ये क्या है, नेचर rather देन क्वांटिटी। नेचर यहाँ पर क्या है, जो आयन है उसका नेचर प्रभावित करता है, इज द प्राइम इंपॉर्टेंट इन द थ्योरी ऑफ एडसॉर्प्शन। ये भी एलिमेंट इतना इतना and then it will इतना, the sulfate ion may this form of इतना इतना will form। देखो, अब एडसॉर्प्शन और चार्ज न्यूट्रलाइजेशन ये क्या कह रहा है, ये सिंपल सी बात ये कह रहा है, जो भी आपका पार्टिकल है, जैसे आपने एलम फिट करी, जो मेजर जो कोगुलेंट है, जो हमने सबसे इम्पोर्टेंट कोगुलेंट पढ़ा है, एलम पढ़ा है। एलम का फॉर्मूला क्या होता है, Al2 सॉरी A2SO4 Al2 होल थ्राइस, ये फॉर्मूला होता है, इसको आप लिख लेना कहीं, फिट करेगा। तो इसमें क्या होता है, ये जो आपका जब आपका पानी में मिलेगा जाके, तो एल्यूमिनियम ये आयन होता है। तो ये कह रहा है जैसे कोई कोलोइड पार्टिकल है, मान लीजिए इस पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये एलम भैया क्या करेंगे, इस पे जाकर चिपक जाएंगे। ठीक, और इसका चार्ज क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। फिटकरी का यही काम होता है, जहां इसका चार्ज न्यूट्रलाइज हुआ, अब ये आपका सेटल डाउन होना शुरू हो जाता है। देखो, इसमें क्या कहता है, एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन का मतलब होता है किसी पार्टिकल की सतह पर किसी चीज का आकर चिपकना। एंड चार्ज न्यूट्रलाइजेशन, क्योंकि वो दो अलग अलग प्रकार के थे, एल्यूमिनियम पॉजिटिव था, क्लोराइड नेगेटिव था, तो ये इस तरीके से इनका चार्ज न्यूट्रलाइजेशन। तो इसमें जो नेचर है, प्रकृति है, मतलब कि एल्यूमिनियम जैसे पॉजिटिव हो गया, रेदर देन द क्वांटिटी ऑफ आयन। ठीक है, किस पर ज्यादा निर्भर करता है, इसकी प्रवृत्ति पे, इस पे निर्भर नहीं करता कि कितने ज्यादा चिपके हैं जाकर। ऑफ प्राइम इम्पोर्टेंस इन द थ्योरी ऑफ एडसॉर्प्शन एंड चार्ज न्यूट्रलाइजेशन। इस थ्योरी में नेचर पर ज्यादा प्रभाव, मतलब इससे ज्यादा क्या कहना चाहिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बस यही कहना चाहता है ये। इफ एलम इज एडेड टू वाटर, अगर पानी में फिटकरी को डाल दिया जाए, तो उससे क्या होगा, एल्यूमिनियम के आयन बनेंगे, सल्फेट के आयन बनेंगे। द सल्फेट आयन में रिमेन इन दिस फॉर्म और में कंबाइंड, या तो सल्फेट के आयन हैं वो तो ऐसे ही रहेंगे, या सोडियम और मैग्नीशियम के साथ कंबाइन हो जाएंगे, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो एल्यूमिनियम का आयन है, वो पानी के साथ रिएक्ट करके बाकी एक्वा मेटेलिक कटायन, कैसे कैसे, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये सब एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के कंपाउंड है। इनके साथ दीज कटायन सराउंड द क्लाउड और नेगेटिव चार्ज एज दे हैव एन एफिनिटी फॉर सरफेस। ये कह रहा है जो एल्यूमिनियम के ये कंपाउंड बने हैं, ये वाले, ये ही जो हमारा कण है उसके चारों तरफ चिपकते हैं। देखो बेटा, इतने डीप में जाने की जरूरत नहीं है, सिंपल हमें क्या याद रखना है, एडजॉर्प्शन से नाम समझ लो। एडजॉर्प्शन का क्या मतलब है, जो आपका एल्यूमिनियम है या जो भी आपने फिटकरी जो भी डाली, वो सीधे जो कण है उसकी सतह पर जाकर चिपक जाते हैं, चार्ज न्यूट्रलाइज करते हैं और वो सेटल हो जाता है, बस। ठीक, तो बस ये यही कह रहा है, जैसे ही चार्ज न्यूट्रलाइज होता है, फ्री कांटेक्ट कैन अकर, पार्टिकल के कण आपस में कांटेक्ट कर सकते हैं, द साइज इंक्रीजेस एंड सेटलिंग टेक्स प्लेस, साइज बड़ा हो जाता है और सेटलिंग हो जाती है, हो गया बस। दिस शो क्या शो करता है, दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर नॉट द ओनली ड्राइविंग फोर्सेस फॉर डिस्टेबलाइजेशन बट आल्सो एडसॉर्प्शन। ये क्या कहना चाह रहा है कि भाई एडसॉर्प्शन के कारण भी चार्ज न्यूट्रलाइजेशन हो सकता है, इसे छोड़ो, इसे लिखने की जरूरत नहीं है। अब आ जाओ स्वीप कोगुलेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। स्वीप कोगुलेशन क्या है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड कैसे बना, अभी इसने बताया। ठीक,
ये प्रेसिपिटेट होता है। मैंने आपको अभी ये भी फिटकरी का फॉर्मूला बताया क्या, ये याद हो जाना चाहिए बेटा। K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस 24H2। जब आप इसको इसमें पानी मिलाते हो तो अब ये बाकी सबका क्या हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन एल्यूमिनियम और पानी मिलके एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इस तरीके के कण बनाते हैं। जब एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है व्हेन Lm इज एडेड टू वाटर, जब Lm पानी में मिलाया जाता है, इज एन अमॉर्फस एंड जिलेटिनस प्रेसिपिटेट। कैसा होता है जो व्हेन Lm, तो ये एक शेपलेस जिलेटिनस प्रेसिपिटेट होता है। मतलब जैसे जेल होता है ना, जेल। ठीक, जेल कैसा होता है, जैसे पहले जेल आते थे बच्चे सिर में लगाया करते थे। ठीक है, जेल तो आप जानते हैं। जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, जेल टाइप का होता है, चिपका होता है। देखो ये लिखा हुआ है एमॉर्फस। एमॉर्फस मतलब जिसका कोई आकार नहीं होता। और जिलेटिनस, जिलेटिनस का मतलब टिकी, चिपचिपा। ये आप लिखेंगे स्वीप कोगुलेशन में। स्वीप का क्या मतलब होता है बेटा? हम्म, हाँ, स्वीप का मतलब होता है झाड़ू। जो घर में झाड़ू रखी होती है, स्वीपर बोलते हैं ना कि भाई स्वीपर आया कि नहीं आया। देखो, जो अब ये क्या कहना चाह रहा है, जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, जैसे ये पानी है, इसमें आपने फिटकरी घोल रखी है, तो क्या बनता है, एल्यूमिनियम जो हाइड्रोक्साइड है उसका जेल बनता है। मतलब जेल टाइप की फॉर्मेशन होती है, शेपलेस टाइप का जेल। ठीक, ये आपका एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बन गया। अब ये नीचे की तरफ सेटल होगा। ठीक, और जैसे ये नीचे की तरफ सेटल होगा, जितनी भी इम्प्योरिटीज हैं उनको ये पकड़ता चला जाएगा और नीचे बैठता चला जाएगा, और यहाँ पर आकर ये इकट्ठा हो जाएगा। तो बेसिकली क्या हो गई, एक तरीके से इसने झाड़ू मार दी पूरे के पूरे पानी में। ठीक है, इसी को ही स्वीप कोगुलेशन कहते हैं। ठीक है, यही बात आपको नोट करनी है। ठीक है, डायग्राम बना लेना जो एक मैंने। ठीक है, देखो, एलियम, ठीक, ये हो गया एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। एक बिना शेप का एमॉर्फस, तो कोई शेप नहीं होता, जेल होता है। दीज आर हैवियर देन वाटर, पानी से बाहर होते हैं, पानी से बाहरी होते हैं, मतलब इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्यादा होती होगी। एंड सेटल डाउन बाय ग्रेविटी, और ग्रेविटी के कारण नीचे आते हैं। इस पॉइंट को आप नोट करेंगे। कोलोइड में बिकम एंट्रैप्ड इन द फ्लॉक्स। ठीक है, जो ये फ्लॉक है, जो ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का फ्लॉक है, जो ये नीचे जा रहा है, जो कोलोइड है, उसमें एंट्रैप हो जाते हैं या उसमें चिपक जाते हैं और फिर नीचे सेटल डाउन होते चले जाते हैं। इस प्रोसेस के द्वारा, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कोगुलेशन कहते हैं। हो गया, बात खत्म। अगला आता है इंटर पार्टिकल ब्रिजिंग। लार्ज मॉलिक्यूल इतना इतना सेवरल ग्राउंड में भी है, तो इंटर पार्टिकल ब्रिजिंग क्या होता है भाई, ये तो मुझे भी देखना पड़ेगा। लार्ज मॉलिक्यूल may be formed when aluminum or ferric sulfate dissociate in water. ठीक, several colloid may become attached to one molecule or various molecule may get enmeshed. Polymer may also be either alone। ये भी इसी प्रकार के बता रहा है। देखो ये क्या कह रहा है, जब एल्यूमिनियम फेरिक सल्फेट पानी में, क्या कहना चाहिए, डिसोशिएट होते हैं तो बड़े बड़े पार्टिकल बन सकते हैं। जैसे ये एक बहुत बड़ा पार्टिकल है, देखो, एल्यूमिनियम के 7 कण हैं इसमें और हाइड्रोक्साइड के 17 कण हैं। तो इस स्वीट कोगुलेशन टाइप का फंडा ही है। तो several colloids may become attached to one molecule or various molecules may get enmeshed resulting settlement particle। अब ये इतना बड़ा पार्टिकल है, ठीक है, जिसमें एल्यूमिनियम के 17 कण हैं, हाइड्रोक्स एल्यूमिनियम के 7 और हाइड्रोक्साइड के 17। जब ये सेटल होगा तो जो कोलोइड पार्टिकल है वो इनसे चिपक सकता है या किसी दो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के कण के बीच में चिपक सकता है। तो ये भी इसी प्रकार का जो हमने थोड़ा ऊपर पढ़ा था उसी तरीके का है ये। ठीक, इंटर पार्टिकल ब्रिजिंग। इंटर पार्टिकल मतलब दो पार्टिकल हो गए,
ठीक। इनके बीच पार्टिकल सेटल हो रहे हैं और इनके बीच बीच में जो हमारा सेटल पार्टिकल है वो चिपकता चला जा रहा है। ठीक। चलो, अब देखो क्या कह रहा है। सिलेक्शन ऑफ ऑप्टिमम डोजेज ऑफ कोवैलेंट इज डिटरमाइंड बाय जार टेस्ट। मैंने कल आपको बताया था जार टेस्ट क्या होता है, अभी आगे देखेंगे कि कितनी फिटकरी आपको पानी में मिलानी है, के लिए जार टेस्ट किया जाता है। द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप अमंग पीएच, कोलाइड कंसंट्रेशन एंड कॉम्प्लीमेंट डोजेज। अब ये क्या कह रहा है, देखो पानी में आप क्या मिला रहे हो, फिटकरी मिला रहे हो, लेकिन भाई ऐसा थोड़ी है कि मैं कोई भी पानी दे दूं और आपने फिटकरी मिला दी तो काम हो गया, नहीं। आपको पीएच, उस पानी की पीएच कितनी, एसिडिक है बेसिक है, उसका ध्यान रखना पड़ेगा। उसमें कोलोइड कंसंट्रेशन कितनी है उसका ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसके लिए कितनी ऑप्टिमम कोगुलेंट डोज है, मतलब कि कितना आपको कोगुलेंट मिलाना है, वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है। तो इसने कहा कि भाई अलग अलग प्रकार के पानी मौजूद हो सकते हैं। कैसा पानी, पहला हाई टर्बिडिटी, जिसमें टर्बिडिटी हाई हो और एल्कलिनिटी क्या हो, कम हो। दूसरा पानी किस तरीके का हो सकता है, जिसमें टर्बिडिटी ज्यादा हो और एल्कलिनिटी भी ज्यादा हो। तीसरा है आपका लो टर्बिडिटी हो, हाई एल्कलिनिटी हो। लो टर्बिडिटी हो, लो एल्कलिनिटी। ये चार प्रकार के पानी हो गए, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब देखो हाई turbidity and low alkalinity water. This type of water is coagulated with low doses of coagulant. The optimum coagulant rate has to be estimated for discharge. Reduction of pH can occur by ionizing oil which this metal ion. ये तो भैया देखो थोड़ा याद करना पड़ेगा। हाई टर्बिडिटी लो एल्कलिनिटी ऑफ वाटर, इसमें क्या देखना पड़ेगा, दिस टाइप ऑफ वाटर इज कोगुलेटेड विद लो डोजेस ऑफ कोगुलेंट। इसमें आपको क्या इस्तेमाल करना है, कोगुलेंट की लो डोजेज इस्तेमाल करनी है। द ऑप्टिमम कोगुलेंट रेट हैज एस्टिमेटेड, मतलब ये क्या कह रहा है, लेकिन आपको जो कोगुलेंट की डोज है वो आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। दूसरी बात क्या कह रहा है, रिडक्शन पीएच 4 से 6 कैन अकर बाय आयनाइजेशन ऑफ कोगुलेंट। ये क्या कह रहा है कि भाई पानी में एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बन सकता है या इस प्रकार के कण बन सकते हैं, तो इस वजह से जो आपका पानी है एल्कलाइन हो सकता है, जिस कारण से पीएच जो है आपकी पहले 4 थी बढ़ सकती है। क्यों, क्योंकि अब हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन बढ़ गई है। और हाइड्रोक्साइड आयन किसको प्रदर्शित करता है, बेस करेक्टर को, क्षारीय करेक्टर को। ठीक। और ये कह रहा है कि जो मेटल आयन मतलब एडजॉर्प्शन प्रिंसिपल पर ये काम करता है। ठीक, तो इसमें आप तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप ये याद रखेंगे, इस तरीके का पानी आता है तो आप लो डोजेज ऑफ कोगुलेंट इस्तेमाल करते हैं। चलो अब आगे देखते हैं। हाई टर्बिडिटी और हाई एल्कलिनिटी, वाटर इज अनअफेक्टेड बाय एडिशन ऑफ कोगुलेंट। कितना भी कोगुलेंट मिला दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। द रिडक्शन ऑफ पीएच इज लेस एंड रिमेन इन न्यूट्रल रीजन। ठीक, इस चीज को चाहे तो आप रहना यार, ये रिडक्शन इन पीएच, अब जैसे ये रिडक्शन ऑफ पीएच बोल रहा है ना 4 से 6, वैसे तो ये एक तरीके से रिडक्शन कहाँ हुआ, ये तो बढ़ गया 4 से 6। ठीक। ठीक, इसमें आप क्या रखेंगे, तो हाई टर्बिडिटी और हाई अल्कलाइन वाटर है, उसके लिए हायर कोगुलेंट डोजेज शुड यूज टू इंश्योर स्वीप कोगुलेशन। पहला पॉइंट आप लिखेंगे ये, दूसरा पॉइंट लिखेंगे आप ये। ठीक, कोगुलेंट मिलाने से फर्क नहीं पड़ता, इसलिए जितना ज्यादा कोगुलेंट हो सकता है वो मिलाओ, बस। लो टर्बिडिटी हाई अल्कलिनिटी वाटर, ड्यू टू लो कोलाइडल कंटेंट द लो कोगुलेशन इज लैक इफेक्ट है हाई, इसमें भी आपका हाई कोगुलेंट डोजेस। ठीक, हाई कोगुलेंट डोज चाहिए। देखो मुझे जहां तक लगता है ये अल्कलिनिटी पे निर्भर कर रहा है। जहाँ पे हाई अल्कलिनिटी है वहां पर आपको हाई डोज देनी पड़ रही है कोगुलेंट की। जैसे आप देखो यहाँ पर लो एल्कलिनिटी है तो यहाँ पर लोड थोड़ा कोगुलेंट देने पे काम चल गया। जहाँ पे हाई एल्कलिनिटी है वहां पर आपको हाई, यहाँ पर हाई एल्कलिनिटी है, हाई कोगुलेंट डोज। ठीक। और दूसरा फ्लॉक बनते हैं इसमें,
अब ऐसा क्यों भाई? एल्कलिनिटी का क्या फंडा है? देखो, अगर पहले से ही मैंने आपको क्या बताया, जो एल्यूमिनियम, अभी हमने फिटकरी का फॉर्मूला पढ़ा था एलम का, ठीक है? तो उस फॉर्मूले एलम को जब आप पानी में मिलाते हैं तो क्या बनता है? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनता है पानी के साथ। तो बेसिकली इसमें क्या है? इसमें हाइड्रोक्साइड आयन है। ये क्या है? बेस है। ठीक। तो यही आपका क्या करता है? नीचे सेटल होता है और मिट्टी के कणों को पकड़ता चला जाता है। लेकिन अगर पहले से ही आपका पानी बेसिक है, ठीक, पहले से ही उसमें हाइड्रोक्साइड आयन मौजूद है, तो फिर ये जो है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये बनना कम हो जाएगा। आ रही है बात समझ? तो यही फंडा है इसमें। अगला देखो, लो टर्बिडिटी लो एल्कनिटी, बिकॉज ऑफ लो कोलाइड कंसंट्रेशन इज मोस्ट डिफिकल्ट एंड लो, ठीक, बिकॉज ऑफ लो कोलाइडल कंसंट्रेशन इज द मोस्ट डिफिकल्ट एंड लो। अब देखो, लो एल्कलिनिटी है तो इसमें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है आसानी से बन जाएगा। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं? इसमें आप लो अमाउंट ऑफ एल्यूमिनियम पे आप 2 एलम का अमाउंट डाल सकते। ठीक। चलो, अब हम चलते हैं इसमें आगे। कॉमनली यूज कोवलेंट, ये है आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक। क्या क्या चीजें हैं जो आपको याद रखने हैं? देखो, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्या क्या कोगुलेंट कौन कौन से आप इस्तेमाल करते हो। एक तो फिटकरी, एलम, कॉपराज, क्लोरीनेटेड कॉपराज, सोडियम एल्यूमिनेट और लाइम। ये आपको याद रख लेने हैं। ठीक। बस इतना ही याद रख लो। तो इसने क्या कह रखा है? Lime is used as secondary coagulant in drinking water treatment but as primary coagulant in wastewater treatment। ये एक important point है। क्या? पीने का पानी का अगर आप ट्रीट कर रहे हो तो उसके लिए आप सेकेंडरी कोगुलेंट इस्तेमाल करते हो, मतलब पहले आप एलम इस्तेमाल करें, उसके बाद आप लाइम का इस्तेमाल करें। लेकिन जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट है उसमें आप इसको प्राइमरी कोगुलेंट की तरह इस्तेमाल करें। बस हो गया। अब आते हैं, एक एक को देखते चलते हैं। एलम, ठीक, केमिकल फॉर्मूला इसने दिया हुआ है ये, ठीक है, यही लिख लो। मैं तो आपको और बड़ा फॉर्मूला बता रहा था, K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस 24H2। ठीक। आप बस ये याद रख लो जो इसने कहा, Al2SO4 होल थ्राइस 18H2। ठीक। अब ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जो एलम है इस एल्कलिनिटी के साथ रिएक्ट करके एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। चलो, दिस अट्रैक्ट अदर फाइन पार्टिकल एंड सस्पेंडेड मैटर, thus grow in size and finally settle। ये इसने रिएक्शन बता रखी है। जो एल्यूमिनियम सल्फेट है, ये जो में मौजूद कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम बेसिकली ये क्या चीज? ये है आपकी टेम्पररी हार्डनेस। टेम्पररी हार्डनेस क्या ये? क्यों बच्चे? है ना? टेम्पररी हार्डनेस क्या होता है? कैल्शियम आयन या मैग्नीशियम आयन जब भी कार्बोनेट या बाई कार्बोनेट के साथ जुड़ते हैं, ठीक, तो उससे आपका क्या बनेगा भाई? ये सल्फेट इसकी जगह आ जाएगा, परमानेंट हार्डनेस हो जाएगा। ये आपका प्रेसिपिटेट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी और पानी। तो अब इस इक्वेशन पे कितने क्वेश्चन आते हैं वो हम देखते हैं। देखो, इसका क्या क्या मतलब है? पहली बात, जब एलम पानी में मौजूद, टेम्प देखो पानी में कुछ ना कुछ हार्डनेस हमेशा मौजूद होती ही है, ठीक। तो जब एलम क्या करता है, कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, तो क्या बनेगा? परमानेंट हार्डनेस, ठीक, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी। तो जब भी फिटकरी को पानी में डाला जाता है तो परमानेंट हार्डनेस बढ़ती है, पहली बात। दूसरी बात, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। अब जो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली, ये पानी के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगी? HCO3, हाइड्रोजन कार्बोनेट।
इसको बोलते हैं हम H2, कार्बोनिक एसिड। ठीक। पानी जो है आपका क्या हो जाएगा, एसिडिक वाटर हो जाएगा। थोड़ी सी जो पीएच है उसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये चीज भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। देखो ये क्या कह रहा है, इस पॉइंट को आप समझो, नोट करना। इस रिएक्शन के कारण पानी में परमानेंट हार्डनेस आ जाती है। देखो ये रही परमानेंट हार्डनेस। और पानी आपका कोरोसिव हो जाता है। कोरोसिव क्यों हो जाता है, क्योंकि भाई कार्बन डाइऑक्साइड के कारण एसिड बन गया है। ठीक। अब इसमें क्या है, बाई जार टेस्ट इन लेबोरेटरी फॉर्म जेलेटिनस प्रेसिपिटेट ऑफ। अब ये क्या कह रहा है कि जार टेस्ट के द्वारा, मैंने कल आपको बताया था जार टेस्ट बेसिकली क्या होता है, वो भी देख लो फिर दोबारा से। जार टेस्ट, इसमें हम क्या करते हैं, एक जार लेते हैं, एक आपने कंटेनर ले लिया। ठीक है। चाहे वो आपने कोई बाल्टी ली या कुछ भी, तो आपने दूसरा पानी ले लिया जिस पानी पर आपको टेस्ट करना है। ठीक है। इस पानी में आप अलग अलग डोज बनाएंगे। जैसे आपने 1 लीटर पानी लिया, ठीक है, इसमें पहले आपने 5 मिलीग्राम फिटकरी घोल दी। ठीक। तो घोलने के बाद आपको पता चला कि भाई जैसे ही मैंने 5 मिलीग्राम फिटकरी घोली, तो मुझे लेट से 200 ग्राम प्रेसिपिटेट मिला। मतलब 200 ग्राम, यहाँ पर जो पार्टिकल सेटल हुए वो 200 ग्राम थे। फिर आपने दोबारा से फ्रेश 1 लीटर पानी लिया, उसमें 5 मिलीग्राम की जगह आपने 10 मिलीग्राम फिटकरी जोड़ी। तो अब मान लीजिए 300 ग्राम का प्रेसिपिटेट आ रहा है। फिर आपने 15 ग्राम एलम जोड़ी, तो आपका 350 ग्राम आ रहा है। फिर आपने 20 मिलीग्राम जोड़ी, आपका 350 ग्राम आ रहा। तो फिर आपने 350 ग्राम। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि 15 ग्राम जो डोज है वो ही आपकी ऑप्टिमम डोज है। इसी को ही हम जार टेस्ट कहते हैं। ठीक है। चलो ये देखो, नॉर्मल एलम डोज 10 से 30 मिलीग्राम पर लीटर, इसको नोट कर लेना। एंड इज वेरी इफेक्टिव इन पीएच रेंज, इतने से इतनी पीएच तक ये बहुत इफेक्टिव होता है। एलम कोगुलेंट सस्ता होता है, और जो फ्लॉक्स बनते हैं स्टेबल होते हैं। एलम ऑल्सो रिड्यूसेस कलर, कलर भी खत्म करता है, टेस्ट भी खत्म करता है, अडर। बट ओनली डिसएडवांटेज इज दैट इट इज डिफिकल्ट टू डी वाटर द स्लज फॉर्म। ये कहता है कि जो प्रेसिपिटेट बना, इसको पानी से डी वाटर करना मुश्किल होता है। क्यों, क्योंकि इसमें जेल बनता है। जेल के अंदर वैसे ही पानी रहता है। ठीक है। तो ये जो पानी, इस जो आपका प्रेसिपिटेट है, इसमें जो पानी मौजूद है, बेसिकली जो नीचे बैठता है, चाहे वो सेडिमेंटेशन टैंक हो चाहे वो कोagulation वाला, इसको हम बोलते हैं स्लज। मैंने आपको बताया स्लज में क्या होता है, हमेशा याद रखना। 99% वाटर होता है, प्लस 1% वेस्ट मटेरियल होता है। तो ये जो पानी इसमें से निकालना होता है, या ये जो स्लज है इसमें से पानी निकालना बहुत मुश्किल होता है। जेल में से पानी आसानी से नहीं निकाला जाता। ठीक है। अब अगला क्या दे रखा है इसने, 1 मोल ऑफ एलम गिव्स 2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। जो आपका एलम है उससे 2 मोल एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के बनते हैं। या इसने कहा 1 मोल ऑफ एलम मतलब 666 ग्राम के 2 × 78 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक। 1 मोल ऑफ एलम में कितना वजन होगा, 666 ग्राम।
और 2 मोल्स एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का अगर आप वजन निकालो, एल्यूमिनियम का कितना होता है, एल्यूमिनियम का मुझे ध्यान नहीं आ रहा, अभी 27 होता है शायद, प्लस जो भी होता है जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो 78 आ जाएगा। अब ये क्या कह रहा है, एल्कलिनिटी कोगुलेशन रिलेशनशिप, इस चीज को देख लेते हैं। देखो बेटा, इसे मैं आता हूँ 5 मिनट में, 2 मिनट। इफ एल्कलिनिटी इज इनसफिशिएंट, मतलब ये कहना का क्या चाह रहा है, जो आपकी पीएच है इसने बताई, फिटकरी कब सबसे बढ़िया काम करती है, जब पीएच आपका इतना, ये बात आपने नोट कर ली। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात यह है, जब आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मान लीजिए इतनी पीएच नहीं है तो आप उसकी पीएच बढ़ाने के लिए उसमें बेस मिलाते हो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम कार्बोनेट टू इंक्रीज द एल्कलिनिटी, बस। ठीक है, इतना हो गया, इसको आप नोट कर लेंगे। ठीक, ऐसा क्यों होता है, देखो ये है, ये भी हमने रिएक्शन देखी थी थोड़ी देर पहले, जो फिटकरी है वो क्या करती है, परमानेंट हार्डनेस को बढ़ाती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है उससे क्या होता है, एसिडिटी बढ़ती है। जहाँ एसिडिटी बढ़ी वहां पर एलम काम करना कम कर देता है। चलो, अब बात आती है कॉपराज की। ठीक, ये दूसरा हमारा सबसे नंबर 1 पे हो गया एलम, उसके बाद आता है ये कॉपरास। कॉपरास का फॉर्मूला ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कई बार एग्जाम में ये पूछ लेते हैं सिर्फ के कॉपरास जो आपका कोगुलेंट है उसका फॉर्मूला क्या है। अब बच्चा ये सोचता है कि ये है, इसमें लिखा हुआ है कॉपर, ठीक है, तो इसके फॉर्मूले में कॉपर समथिंग ऐसा कुछ होना चाहिए, कॉपर तो आना ही चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है। ठीक है, ये है FeSO4.7H। ठीक, is the name given to ferrous sulfate with its chemical formula as, इसका फॉर्मूला होता है ये FeSO4.7H। इसका रंग इसका ऐसा क्यों है, क्योंकि ये दिखने में कॉपर जैसा होता है। देखो, आयरन के कंपाउंड होते हैं, कॉपर आज देख ही लेते हैं कैसा होता है। ठीक है, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, किस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं और फिर गड़बड़ हो जाती है, मैं भी करके आया था ये गड़बड़। ठीक है, इस तरीके का होता है, ये देखो, कॉपराज मतलब इस तरीके का होता है ये। जो हमारा कॉपर सल्फेट है वो भी इस तरीके का देखने में होता है, तो इसलिए इसका नाम इस तरीके का रखा जाता है, लेकिन ये होता है आपका आयरन कंपाउंड। कॉपर इज जनरली एडेड टू, मतलब कि ये कहता है ये किस तरीके से इस्तेमाल किया है, तो सादे पानी में इस्तेमाल कर दो या लाइम के साथ इस्तेमाल कर दो। लाइम में भी एडेड एडर टू कॉपर, मतलब कि पानी में लाइम के साथ इस्तेमाल किया जाता है। अब ये सब इन्होंने रिएक्शन दे रखी है, और कौन सी रिएक्शन कैसे होती है, ठीक, मुझे लगता है इतनी डीप में जाने की जरूरत नहीं। ठीक, इसमें सिंपल सी बात ये है, आप ऐसे फाइनल रिएक्शन आप ये कर सकते हो, आप ये लिख सकते हो, सीधे लिखो, जब भी पानी में कॉपरास को मिलाया जाता है तो फेरिक हाइड्रोक्साइड आपका जो एक फेरिक, यहाँ पर ये जेल बनता है और ये नीचे सेटल होगा, साथ मिट्टी के कणों को लेता चला जाएगा। कॉपराइज इज एक्सटेंसिवली यूज्ड एज कोगुलेंट, कोगुलेंट की तरह इस्तेमाल किया जाता है, और ये कलर्ड नहीं होता, इट इज जनरली चीपर देन एलम। ठीक है, सस्ता होता है, फंक्शंस इफेक्टिवली इन द रेंज 8.5 या उससे ऊपर। और कलर्ड रॉ वाटर, इट इज हाउ, कलर्ड रॉ वाटर के लिए इस्तेमाल नहीं होता, इट डज नॉट, इसकी जो डोज है वो सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट नहीं देती। ठीक है, कलर्ड रॉ वाटर के साथ आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते।
ये भी पीएच 8.5 से ऊपर में काम करता है। द क्वांटिटी ऑफ कोपराज इज कोगुलेंट रिक्वायर्ड इज द इतना इतना। ठीक है। कहाँ पर इस्तेमाल होता है ये बात भी आप लिख लीजिए। इंडस्ट्रियल सॉफ्टनिंग प्लांट एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। इसके बाद आता है क्लोरीनेटेड कॉपराज। ये क्या होता है? जब क्लोरीन को आप ऐड कर देते हैं भाई, ये आपका कॉपराज हो गया, ये आपका क्लोरीन हो गया। ठीक। तो यहाँ से आपका फेरिक सल्फेट और फेरिक क्लोराइड ये दो बनते हैं। द रिजल्टेंट कॉम्बिनेशन ऑफ फेरिक सल्फेट एंड फेरिक क्लोराइड इज नोन एज क्लोरीनेटेड कॉपराइड एंड इज वैल्यूएबल कोगुलेंट इतना इतना। ठीक है, चलो। ठीक। इसमें बस आप ये पढ़ लेना, सबसे पहले क्लोरीनेटेड कॉपराज क्या हो गया? क्लोरीन और कॉपराज। दूसरी बात आप क्या नोट करेंगे? ठीक। कलर्स को भी अच्छे से रिमूव करता है, और उस रॉ वाटर के इस्तेमाल किया जा सकता है जहाँ पे पीएच की वैल्यू कम है। ठीक। जो हम कॉपराज इस्तेमाल करते हैं वो हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं? जहाँ पर जो पीएच है ज्यादा होती है, बेसिक होता है। ठीक। चलो ठीक है, ये हो गया आपका। फेरिक सल्फेट इज क्वाइट इफेक्टिव इन पीएच इतने से इतना, फिर फेरिक क्लोराइड। ठीक। इसमें बस एक ही बात इंपॉर्टेंट है, जो पीएच के लिए इस्तेमाल होता है, बस यही बात इसमें आपको नोट करनी है, ज्यादा इसमें नहीं करना है। ठीक। इसमें द यूज ऑफ सोडियम एल्यूमिनेट। अब सोडियम एल्यूमिनेट कहाँ पर इस्तेमाल होता है? देखो बेटा, वैसे तो एग्जाम में जो अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन कौन सा कोगुलेंट का प्रकार है। ठीक है, बस वही चीज, ज्यादा डीप में जाएंगे तो बहुत बड़ी हमारी किताब बन जाएगी। एलम और आयरन साल्ट के जो सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम, ये कह रहा है कि भाई सोडियम एल्यूमिनेट भी हम इस्तेमाल करते हैं। अब दिस केमिकल व्हेन डिसॉल्व्ड मेक्स रिएक्ट विद सॉल्ट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ रिएक्शन इतना इतना। कुछ खास चीज? मुझे लग रहा है सुप्रिया तो सो ही गई है। सुबह सुबह नींद आती है बच्चों को। देखो, ये है बेटा, इसमें थोड़ा सा ये थ्योरी का पार्ट है। जहाँ ये थ्योरी खत्म हुई, क्वेश्चंस पे आए तो फिर ये ठीक हो जाएगा फिर, क्योंकि क्वेश्चंस थोड़े से जो इंटरेस्ट है उनको बना के रखते हैं। ठीक। सोडियम एल्यूमिनेट, अब ये क्या कह रहा है भाई? सोडियम एल्यूमिनेट क्या करता है? जो कैल्शियम और मैग्नीशियम है उनके साथ रिएक्ट करता है और कैल्शियम और मैग्नीशियम एल्यूमिनेट बना लेता है। ठीक। इतना सब लिखने की जरूरत नहीं है इसमें, तो बस यही लिख लेना, सोडियम एल्यूमिनेट आप इस्तेमाल कर सकते हो एज अ कोगुलेंट। ठीक। ठीक। कहाँ पर इस्तेमाल होता है इस बात को लिख लेना। इट इज वेरी यूजफुल फॉर ट्रीटिंग वाटर विच डू नॉट हैव नेचुरल डिजायर्ड अल्कलिनिटी एंड दस कैन नॉट बी। भाई एलम जो है उसके साथ बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? कि पानी जो है आपका थोड़ा सा एल्कलाइन होना चाहिए। 6.5 से 8.5 की पीएच तक वो काम करता है।
ये आप कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं? जहां पर आपकी एल्कलिनिटी नहीं है, सादे पानी में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी बात ये क्या कह रहा है आपका, क्या है, सोडियम एल्यूमिनेट एज कोगुलेंट है। ठीक, इसमें ये कह रहा है कि ये 1.5 टाइम कॉस्टलियर होता है, थोड़ा सा महंगा होता है, तो इसलिए ऑर्डिनरी पब्लिक सप्लाई जो पीने का पानी है, पब्लिक सप्लाई है, वहां पर हम इसको इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन प्योर एलम के साथ इस्तेमाल होता है। दिस कोगुलेंट इज वाइडली यूज फॉर ट्रीटिंग बॉयलर फीड वाटर। बॉयलर फीड वाटर, बॉयलर मैंने आपको बताया था। बॉयलर क्या होता है बेटा? पानी को उबालने का जो इंस्ट्रूमेंट होता है। जैसे देखो, जो आपने बॉयलर देखे होंगे, ये होते हैं आपके बॉयलर। इस तरीके का बॉयलर रहता है, यहाँ पर हम कोयला डालते हैं और ये पानी आपका हीट अप हो जाता है, जिससे क्या बनती है, स्टीम बनती है। जिससे देखो, ये हीट बन रही है। ठीक, ज- जो थर्मल पावर प्लांट है वो बिजली स्टीम से बनाते हैं। जो कोयला हो गया उसे हम गर्म, उससे आग निकलेगी, आग से पानी भाप बनेगा और भाप से टरबाइन घूमेगी। ठीक, तो जो बॉयलर जो है, वहां पर हम इसका कोगुलेंट का इस्तेमाल कर, ताकि जितनी भी हार्डनेस है वो निकल जाए। देखो, ये जो रिएक्ट कर रहा है, हार्डनेस के साथ रिएक्ट कर रहा है, ये भी हार्डनेस हो गई, तो आपका हार्डनेस प्रेसिपिटेट आउट हो जा रहा है। ठीक, चलो, अब कंपैरिजन ऑफ एलम एंड आयरन साल्ट एज कोगुलेंट। एलम साल्ट हो गया आपका फिटकरी, आयरन साल्ट हो गया आपका कॉपरास। क्या क्या कंपैरिजन दे रखा है? ठीक, कुछ एडवांटेज हैं, डिसएडवांटेज हैं। जो आयरन साल्ट होते हैं प्रोड्यूस हैवी फ्लो, भारी फ्लो को नीचे बैठाते हैं, देयरफॉर रिमूव मच मोर सस्पेंडेड मैटर देन एलम। ठीक है, जो एलम है फिटकरी से ज्यादा अच्छा काम करते हैं, पहली बात। आयरन साल्ट बिंग गुड गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी बहुत बहुत अच्छे होते हैं। कैन रिमूव हाइड्रोजन सल्फाइड, गैस भी निकाल देते हैं, एंड करस्पॉन्डिंग टेस्ट एंड अडर भी निकाल देते हैं। आयरन सॉल्ट कैन बी यूज ओवर वाइड रेंज ऑफ पीएच, पीएच के लिए भी अच्छा है। आयरन सॉल्ट कैन कॉज स्टेनिंग एंड प्रोमोट द ग्रोथ ऑफ आयरन बैक्टीरिया इन द डिस्ट्रीब्यूशन। क्या कह रहा है ये? जो आयरन सॉल्ट है उससे स्टेनिंग होती है। स्टेनिंग का मतलब होता है पानी में जो आयरन के कण हैं वो घुल जाते हैं। जैसे क्या होता है, पानी में जो आयरन के कण हैं, जैसे जंग लगा हुआ पानी हो गया एक तरीके से, और जिससे आयरन बैक्टीरिया जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसमें पनप सकता है। आयरन साल्ट इम्पार्ट मोर करसिवनेस टू वाटर देन दैट विच इज, ये लेकिन कोरोसिवनेस डाल देते हैं। हैंडलिंग एंड स्टोरिंग ऑफ आयरन साल्ट रिक्वायर्ड मोर स्किल एंड कंट्रोल एज दे आर कोरोसिव एंड डिलिक्विसेंट। ठीक, फिर इसमें स्किल्ड सुपरविजन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक, ये देखो, अल्टीमेटली हमें ये पॉइंट लिख लेना है, जो आयरन सॉल्ट है किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? सीवेज को ट्रीट करने के लिए। एलम किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? रॉ वाटर। इस बात को आप पढ़ लेना। ठीक, ये क्या कह रहा है? ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन को करो। ठीक है, इसमें हम पहला ही पार्ट करेंगे, बाकी इसे रहने दो, इसे रहने दो। इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। देखो, अ, देखो, ये क्या कह रहा है कि आपने कितनी कितनी एलएम इस्तेमाल करी? 60 मिलीग्राम पर लीटर एलएम इस्तेमाल करी इन कोगुलेटिंग अ टर्बिड रॉ वाटर। पानी कैसा है आपका? टर्बिड रॉ वाटर है। तो कितनी एल्कलिनिटी कंज्यूम हुई? देखो, इसमें आपको बेसिकली क्या याद रखना है, जो इक्वेशन है ये है हमारी इक्वेशन। ठीक है, एक दो बार इसको लिख लेना। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि भाई जो 666 ग्राम एल्यूमिनियम है
वो 300 ग्राम एल्कलिनिटी के साथ रिएक्ट करता है। ठीक, बस भाई यहीं से आ जाएगा आंसर। 666 ग्राम किसके साथ रिएक्ट करता है? 300 ग्राम। ये तो आपको याद रख लेना है। ठीक है, जब आप इसका वेट निकालोगे तो 666 ग्राम आता है। कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का निकालोगे तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट का 100 ग्राम आता है। ठीक, तो बस हो गया। 666 ग्राम से 300 वो होता है, तो 60 ग्राम से कितना होगा? 300 बटे 666 गुना 60, आ गया आंसर। ठीक है, बस इतना ही करना था और कुछ नहीं करना है इसमें। ठीक, चलो इसके बाद हम चलते हैं अपना आगे। क्या है ये? सरफेस फ्लो, वाटर फ्लो इतना, इसका रिलेटेड आए तो रहने दो। यहाँ तक करो इसको, इस इस चीज को रहना दो, इसे करो। डिटरमाइन द क्वांटिटी ऑफ एलम रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू 13 मिलीलीटर ऑफ वाटर पर डे एट ट्रीटमेंट प्लांट वेयर 12 ppm ऑफ एलम डोज इज रिक्वायर्ड। करो इसको, कैसे करोगे? देखो क्या कह रहा है, कितना पानी है? 13 मिलियन। 13 मिलियन का क्या मतलब होता है? 13 गुना 10 की पावर 6, 1 मिलियन का मतलब होता है 10 की पावर 6, इतने लीटर पानी। और कितनी फिटकरी की आवश्यकता होती है? 12 ppm, मतलब 12 पार्ट्स पर मिलियन। मतलब 1 मिलियन पानी का कण होगा तो 12। ठीक, तो ये तो इसने नाम दिया हुआ है 12 ppm। ठीक, और ppm की जगह आप लिख सकते हैं मिलीग्राम पर लीटर, ये भी आपको ध्यान रखना है। 12 ppm का मतलब क्या होता है? मिलीग्राम पर लीटर। 1 ppm 1 मिलीग्राम पर लीटर के बराबर होता है, बस इन दोनों को गुणा कर दो। ठीक, तो भाई ये आ जाएगा आपका 156 kg। तो इस तरीके के छोटे छोटे बहुत पूछे जाते हैं, चाहे एसएससी का एग्जाम चाहे आरआरबी का एग्जाम हो। ठीक है, ये आगे वाला रहने दो, ना कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड निकलेगी, जरूरत नहीं। चलो ये तो जब हम ये क्वेश्चन करें तब हो जाए। ठीक, अब आ जाओ इस पे। अब बात आती है कि चलो ये तो हमें पता चल गया कौन कौन कोवलेंट मिलाते हैं। अब इसने क्या रखा है कि तरीके से मिलाया जाता है, क्या क्या हमारी डिवाइस होती है। पूरा का पूरा क्या कहना चाहिए, ऑपरेशन हो रहा है चैप्टर का, कि हाँ कैसे करना है, क्या करना है, सारी चीजें हम इसमें देखते चले जा रहे हैं। ठीक, अब अगर आपका क्वेश्चन बन बाहर नहीं बन सकता है, तो आपकी जो आप पढ़ रहे हो, ये जेई लेवल का नाम हो चाहे आप आगे स्टेट में लेवल के तैयारी। ठीक है, क्योंकि अभी तो तुम्हारा डिप्लोमा हुआ है और मुझे लगता है बीटेक भी करो। ठीक है, क्योंकि बच्चे करते ही हैं, तो आगे तक काम पास हमेशा रहेंगे, तो कहीं पे भी कोई चीज में दिक्कत हो बोल के देख लिया। आफ्टर द एडिशन ऑफ कोगुलेंट। ठीक, कैसे कैसे देखो, सेंट्रीफ्यूगल पंप होते हैं, सेंट्रीफ्यूगल पंप जो घर में मोटर लगी रहती है उनको सेंट्रीफ्यूगल पंप बोलते हैं। कंप्रेस एयर का इस्तेमाल करके, मिक्सिंग बेसिंग का इस्तेमाल करके, इसमें मिक्सिंग बेसिंग जो इंपॉर्टेंट होती हैं और साधारणतः अडॉप्ट किए जाते हैं। अब भाई मिक्सिंग बेसिन कैसा होता है? मिक्सिंग बेसिन होता है ऐसा। ठीक है, बहुत ही सीधा सा कंपाउंड होता है। पानी कहाँ से घुस रहा है इसमें? ये घुसा पानी,
ठीक है, ये पानी गया ऐसे, फिर ये यूं मुड़ा, फिर यूं मुड़ा, यूं मुड़ा, यूं मुड़ा। ठीक है, इसमें क्या होता है, आप यहाँ पर पानी और कोगुलेंट मिला दिया है यहीं पे ही। ठीक है, तो ऐसे मुड़ तुड़ के जा रहा है, ठीक, पानी, तो वो अपने आप मिक्स होता चला जाएगा। यही है बेसिंग का कंसेप्ट, और कुछ में अलग स्पेशल चीज। ठीक है, पानी ही आपने इस तरह से मोड़ा तोड़ा कि वो आपका अपने आप ही मिल, ठीक। मिक्सिंग बेसिंग बोलते हैं विद बेफल वॉल्स। ये क्या चीज है, इसको बोला जाता है बेफल वॉल। ठीक, ये आपका रेक्टेंगुलर टैंक होता है जो कि बेफल वॉल के द्वारा डिवाइड कर दिया जाता है। ये एक बेफल वॉल हुई, ये तीसरी, इस तरीके से। The baffle may be provided in such a way as the water flows horizontally around their ends, or they may be provided as to make the water। ठीक है, आगे ये डायग्राम बना लेना और ये पहली लाइन लिख देना। क्यों भाई अजय? हॉरिजॉन्टल फ्लो बैफल बेस। ठीक है, चलो हो गया। तो ओनली एडवांटेज इतना है, सिंपल है। एडवांटेज क्या है कि भाई सिंपल होते हैं। ठीक है, घर के राजमिस्त्री से भी आ सकते हो कि भाई ऐसा बना के दे दे, वो बना के दे दे। The head loss through such basin is much greater than in basin produced mechanical, therefore इसमें head loss ज्यादा होता है। ठीक है, ये सब लिखने की, ये छोड़ो आगे। मिक्स इन बेसिन इक्विप्ड विद मैकेनिकल डिवाइस। अब मैकेनिकल डिवाइस क्या, तो वहाँ पे कुछ मशीन लगा दी, वो है करके मिक्स कर दे। ठीक, मैकेनिकल मिक्सर हो गया, घर में मिक्सी होती है, कुछ तरीके का इंतजाम कर दिया। मैकेनिकल एजिटेटेड मिक्सिंग, ये बेस्ट टाइप की मिक्स होती है। ठीक। इसमें तो भाई पानी के फ्लो के कारण मिक्सिंग हो रही है, उसमें आपने मिक्सर लगा रखा है। इसमें आप विगरसली भी मिक्स कर सकते हो। जो फ्लैश मिक्स इसको बोला जाता है, फ्लैश मिक्सर, और इट्स रैपिड, आपने देखा था ना। मैकेनिकल मिक्सर दिखा देता हूँ मैं। जैसे ये तो छोटे छोटे मिक्सचर हो गया, मैकेनिकल मिक्सचर। और ठीक है, ये देखो कितना बड़ा मिक्सचर है। ये सारे मिक्सचर, मतलब मैकेनिकल मिक्सचर, ये देखो, ये एक मिक्सर लगा हुआ है घोलने के लिए। ठीक, तो अब वही है यार, अब क्या। ठीक, चलो, अब बात आती है फ्लैश में। ये क्या होता है? फ्लैश मिक्सचर बेसिकली ये क्या है, यही हमारा एक, ये एक मैकेनिकल मिक्सचर है। ठीक है, कैसा? तो अभी अभी आपने टरबाइन देखी, ये टरबाइन क्या है, वो जो देखा ना, ये, ठीक, ये इसका पंप लगा हुआ है, और यहाँ पर क्या है, मिक्स करने के ब्लेड लगे हुए हैं, घूमते हैं जोर जोर से, और वो पानी में कोगुलेंट मिक्स हो जाता है। ठीक, रेक्टेंगुलर टैंक में डाला जाता है इसको। और इम्पेलर फिक्स टू एन इम्पेलर शाफ्ट, इसमें एक इम्पेलर, इम्पेलर का मतलब वो जो इसके पंखे हैं वो लगे रहते हैं, और ये शाफ्ट, द इम्पेलर इज ड्रिवन विद इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर है, उससे घूमता है, एंड इट रिवॉल्व्स एट हाई स्पीड एट द टैंक, और पानी में हाई स्पीड से ये घूमता है। चलो, अब देखो, ये इसका डायग्राम। ठीक है, ये आपका रॉ वाटर पानी घूमे घुसेगा ऐसे। ठीक है, अब ये डिफ्लेक्टिंग वॉल मतलब कि पानी डिफ्लेक्टिंग, देखो बेटा ऐसा होता है। डिफ्लेक्टिंग वॉल का मतलब एक आप यहाँ पर दीवार बना दे तो, ताकि पानी है वो इसके पास से होके गुजरे। अगर आपने यहाँ पर ये ना लगाया होता तो पानी हो सकता था ऊपर का ऊपर ही रह जाए। ठीक है, लेकिन हमें क्या, हमें ये चाहिए कि वो अच्छी तरीके से कोगुलेंट से मिले, और कोगुलेंट कहाँ से आ रहा है, ये यहाँ से आ रहा है। ठीक है, तो आपका इनलेट भी आ रहा है, कोगुलेंट आ रहा है, चाहे इनलेट यहाँ पे मिला दो। ये आपने इम्पेलर लगा रखा है, ऐसे ऐसे से घूमेगा, हो गया काम शुरू। ठीक, दूसरा भाई, यहीं पे तो पार्टिकल सेटल होंगे, और यहीं से आप स्लज को निकाल लेंगे। ठीक, अब ये थोड़ा सा बेटा इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले पे ही काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, इस फॉर्मूले की खास बात क्या है,
कि आप एग्जाम तक तो ये याद रहता है, लेकिन जैसे ही आप एग्जाम में जाते हो इसे भूल जाओ। मैं इसे हमेशा बोलता हूँ, मैंने कभी इसका क्वेश्चन ठीक नहीं करा है। और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आता है, सीधे पी की वैल्यू दी होती है, म्यू की वैल्यू दी की वैल्यू दी होती है, लेकिन ठीक। अब क्या है, चलो ये चीज ये मैं आपको बता ही चुका हूँ, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। कोगुलेंट आप कोगुलेंट पाइप से डालते हैं, इम्पेलर की स्पीड इतनी रखी जाती है, इसे हटाओ। ठीक। अब ये क्या कह रहा है कि जो आपका इम्पेलर है, ठीक है बेटा, ये फॉर्मूला किस तरह से डिराइव हुआ उसकी बात कर रहा है ये। देखो, रॉ वाटर जो आपका पानी है और कोगुलेंट आर एजिटेटेड, जोर जोर से घुमाया जाता है। ठीक। द इंटेंसिटी ऑफ कितना मिक्स होंगे डिपेंड्स अपॉन टेम्परल मीन वेलोसिटी। ठीक है बेटा, टेम्परल मीन वेलोसिटी क्या होता है? टेम्पोरल मीन वेलोसिटी का मतलब होता है टेम्पोरल का मतलब होता है डिस्टेंस। ठीक है, मतलब डिस्टेंस के साथ वेलोसिटी का एवरेज, एक तरीके से कुछ उस चीज की बात कर रहे हैं। ठीक। तो इसको आप किससे प्रदर्शित करते हो? जी। ठीक, तो ये टर्म भाई है क्या? टेम्पोरल वेलोसिटी कुछ होता होगा, हमें नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि ये हमारा कोगुलेशन में मिक्सिंग से संबंधित है, और इससे हमारा जितनी ज्यादा हमारी वेलोसिटी होगी उतना ही अच्छा हमारी मिक्सिंग होगी। निकाली कैसे जाती है? जी इज अ मेजर ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एंड डिस्टेंस। अब जैसे पानी का एक कण यहाँ पर है, दूसरा कण नॉट पानी, जो भी आपका फ्लूइड पार्टिकल है, ये दो कण है, ये v1 वेलोसिटी से जा रहा है, ये v2 जा रहा है, और इन दोनों के बीच में है डिस्टेंस x। तो g हो जाएगा v2 माइनस v1 अपॉन x, सिंपल। ठीक। अब क्या होगा भाई, इन दोनों की वेलोसिटी में जितना ज्यादा डिफरेंस होगा, मान लीजिए ये वाला कण जो है ये 100 की स्पीड से चल रहा है, ये वाला जो कण है आपका 10 चल रहा है ना, आपने पानी घुमाया जोर जोर से। ठीक है, तो डिस्टरबेंस होनी चाहिए ना, टर्बुलेंस। अब अगर ये दोनों कण सेम स्पीड से घूम रहे हैं, ये वाला भी 100 से चल रहा है और ये वाला भी 100 से चल रहा है, तो जी हो जाएगा जीरो। भैया डिफरेंस तो होना चाहिए ना वेलोसिटी में, तभी तो मिक्स होगा मामला। अब दोनों की वेलोसिटी कर दी सेम, तो फिर तो इस चीज को इन्होंने, और इसकी यूनिट भी पूछी जाती है, क्या होती है? सेकंड इनवर्स। अगर आप यूनिट, देखो याद नहीं है, अच्छी बात है, निकालनी है। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। ये ऊपर वेलोसिटी है और नीचे है आपका मीटर, तो कितना हो गया? सेकंड इनवर्स हो गया। ठीक। अब टर्बुलेंट एंड रिलेटिव इंटेंसिटी, ठीक, किस तरह से रिलेट की जाती है? तो जी बराबर होता है अंडर रूट पी अपॉन म्यू। ठीक। पी क्या है? पावर इन वॉट्स। वो किस चीज की हो गई? देखो, अभी आपने देखा था, इसको कॉपी करता हूँ इमेज को, ये मैं डाल देता हूँ यहाँ। ठीक है बेटा, ये जो आपने मोटर लगा रखी है, जैसे ये मोटर होगी, इस मोटर की भाई कुछ पावर होगी। हमारे यहाँ जो नीचे पंप लगे रहते हैं पानी को उठाने वाले, कि जी ये 746 वाट की है, ये इतने वाट की है, तो वो आप लिखोगे यहाँ पावर इन। ठीक। न्यू क्या होती है? डायनामिक विस्कोसिटी। ये आप किस में लिखोगे? न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर में। यूनिट हमेशा ध्यान रखनी है, वी इज वॉल्यूम ऑफ टैंक, भाई कितना वॉल्यूम है वो। ठीक है, तो जी हो जाता है आपका टेम्पर। बच्चा जब फॉर्मूला लगाता है तो वो क्या भूल जाता है कि ये हो गई स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये हो गई आपकी टेम्पोरल मीन वेलोसिटी, ठीक है, और ये हो गया पी से पावर। ये चीज गड़बड़ करती है जाके। ठीक है, ये ध्यान रखना है। जी क्या है आपका? टेम्पोरल वेलोसिटी। वी क्या है आपका? वॉल्यूम। फॉर्मूले में नहीं तो जहां लिखोगे वी ओ एल लिख देना इसकी। ठीक। अब ये क्या कह रहा है? प्रोपेलर टाइप इम्पेलर इज नाउ मोस्ट यूज्ड इन फ्लैश मिक्स। प्रोपेलर मतलब यही, जिसमें हमारी क्या लगी हुई? मोटर लगी हुई। ठीक है, और ये इसे भी प्रोपेलर ही बोला जाता है। ठीक। चलो, और क्या कह रहा है? डीप सर्कुलर और स्क्वायर टैंक। टैंक आपका सर्कुलर या स्क्वायर होना चाहिए। एच और डी बी की जरूरत नहीं है।
पावर रिक्वायरमेंट, ये 2 से 5 इतना, इम्पेलर टैंक इतना, शाफ्ट स्पीड इज सो कैप्ट दैट टेंजेंशियल वेलोसिटी मीटर, ये चीज है। शाफ्ट स्पीड, ये चाहे इसे मत लिखना, इसे मत लिखना, इसे मत लिखना, लेकिन ये मैंने देखा है शाफ्ट इज सो कैप्ट, मतलब जो शाफ्ट है, कौन सी शाफ्ट, ये ये जो शाफ्ट है, ये 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 उसको इतनी स्पीड पे घुमाया जाता है, कितनी स्पीड पे घुमाया जाता है, तो क्या पता था, टेंजेंशियल वेलोसिटी ग्रेटर देन 3 मीटर पर सेकेंड इज इम्पार्टेड एट द टिप ऑफ द ब्लेड, मतलब आपका ब्लेड हुआ, ये जो ब्लेड है जैसे, इसकी टिप, ये टिप हुई, इसकी टिप पर कितनी वेलोसिटी पैदा हो जाए, 3 मीटर पर सेकेंड, मतलब आपके सिर पर जो पंखा घूम रहा है, जैसे ये पंखा हुआ, ये भी तो मिक्सिंग का ही काम कर रहा है, लेकिन ये एयर मिक्सिंग का काम कर रहा है, तो ये जो घूम रहा है 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से घूमे, जो इसकी टिप है, ठीक, चलो, यूनिट ऑफ जी मैंने आपको बता ही दिया है, इतना सब करने की जरूरत, ठीक है, 1 पर सेकेंड आपको पता होना चाहिए, बराबर जी बराबर वी माइनस वी वन बाई एक्स, यहाँ से आप निकाल सकते हो इजिली, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा। फॉर कॉमन कोवलेंट ऑफ एल्यूमिनियम आयरन सॉल्ट द वैल्यू ऑफ फॉर फॉर्मुलेशन इज यूजुअली 20 से 75 सेकेंड इनवर्स, ये चीज आप लिखेंगे, ठीक, विद रिटेंशन टाइम इन फॉकलैंड, ठीक, रिंग फ्रॉम 10 से इतना, रिटेंशन टाइम इतना, जी टी डी, बस इतना ही लिख लो, इसके लिखने की जरूरत नहीं, ठीक। अब बात आती है फ्लोकुलेशन, फ्लोकुलेशन क्या है, फ्लोकुलेशन is basically slow mixing or agitating process in which destabilized colloid particles are brought into net contact in order to agglomeration। फ्लोकुलेशन मतलब क्या होगा, फ्लॉक, फ्लॉक का मतलब क्या होता है बेटा, फ्लॉक का मतलब होता है इकट्ठा होना, ठीक है, स्लो मिक्सिंग और एजिटेशन प्रोसेस, तो प्रोसेस हो जिससे जो आपका डीस्टेबलाइज कोलाइड पार्टिकल है, जो कोलाइड पार्टिकल हमेशा कोऑर्डिनेशन पहले होगा, ये छोटी छोटी पीछे चीजें पूछी जाती हैं, उसके बाद फ्लोकुलेशन, ठीक है जय, गुड, तो इसमें स्लो मिक्सिंग हो ताकि जो स्टेबलाइज कोलॉइड पार्टिकल है एक दूसरे इंटीमेट कांटेक्ट में आ जाए, मतलब एक दूसरे के अच्छे संपर्क में आ जाए। अब फ्लोकुलेशन किस पे निर्भर करेगा भैया, कॉमन सेंस बात है, टर्बिडिटी पे भी निर्भर करेगा, जितनी ज्यादा टर्बिडिटी उतना ज्यादा आपको फ्लोकुलेंट की रिक्वायरमेंट होगी, टाइप ऑफ कोगुलेंट एंड इट्स डोज, एलम हुआ तो कितनी रिक्वायरमेंट है, कॉपराज आप कितना डाल रहे हो, और टेम्परल मीन वेलोसिटी ग्रेडियंट जी, जो अभी अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, ये भी मैंने आपको बता दिया क्या है। अब ये क्या है, जी इंटू टी डी, ये क्या होता है, इट इज अ पैरामीटर विच इज ऑफ कंजंक्शन अपॉर्चुनिटी, क्या है, कुछ नया ही दे, ठीक है, इसे अभी हम रहने देते हैं, अगर ये एग्जाम में लिखा हुआ मिला तो वही तो देख लेंगे, अरे नहीं यार इंपॉर्टेंट है भैया ये तो, टीडी की इन्होंने डेफिनेशन, या टीडी क्या है, देखो बेटा, मुझे जहां तक समझ ध्यान आ रहा है, जो टीडी है वो है डिटेंशन टाइम, ये जो इन्होंने टीडी दिया हुआ है, ठीक? अगर आपका 20 to 75 सेकंड इनवर्स है इज अडॉप्टेड एंड जी अडॉप्टेड फॉर एलम ना, ठीक, ये तो हो गया, छोड़ो इसे देखो, लार्ज
जी एंड स्मॉलर टीडी। मतलब आपने जो पंखा चला रखा है मिक्स करने के लिए वो है तेज, और स्मॉलर टीडी आपने जो डिटेंशन टाइम दिया है वो दिया है कम। मतलब जो कांटेक्ट हो रहा है कोगुलेंट का और पानी का वो है कम। उससे क्या होगा, स्मॉल, छोटे डेंस फ्लॉक बने। ये चीज कुछ ठीक, ये मैंने, चाहे समझ में आ रही हो या ना आ रही, इसको रट लेना। और स्मॉलर जी और लार्ज टी, ये क्या करता है, मेक लार्ज एंड लाइट फ्लो। ये काफी जगह मैंने देखा है लिखा हुआ। ठीक, अगर आप तेज घुमाओ और टाइम ऑफ डिटेंशन थोड़ा रखोगे तो छोटे फ्लॉक बनेंगे और डेंस फ्लॉक। और दूसरा, अगर आप स्मॉलर जी आराम आराम कर रहे हो और डिटेंशन टाइम भी ज्यादा दे रहे हो, तो बड़े फ्लॉक बनेंगे लेकिन लाइट फ्लॉक बनेंगे। ठीक, सिंस लार्ज डेंस फ्लॉक्स आर इजीली रिमूव्ड इन द टैंक, लेकिन हमको क्या चाहिए, बड़े डेंस फ्लॉक चाहिए। तो इसलिए जी को वेरी कर। ठीक है बेटा, वेरी करने का क्या मतलब है कि पहले हम क्या कर देंगे, जी को हम कम रखेंगे, फिर उसके बाद जैसे पानी आगे की तरफ चलता चला जाएगा जी को हम बढ़ाते चले। ठीक है, मतलब क्या हुआ इस चीज, मतलब हुआ इस चीज का, जैसे इस तरीके से एक डायग्राम बना लेना। ठीक है बेटा, यहाँ पर एक पंखा लगाया हुआ है और यहाँ पर दूसरा मिक्सर आपने लगाया है। तो यहाँ पर क्या होगा, स्मॉल जी रखेंगे। ठीक, स्मॉल जी का मतलब इसको आप धीरे चला रहे हो, बड़े प्यार से ये मिक्स कर रहा है। ठीक है, तो हमारा लार्ज ब्लॉक बन जाएगा। ठीक, जैसे ही ये थोड़ा आगे चला, यहाँ पे पता चला भैया यहाँ तो तेज घूम रहा है, तो लार्ज फ्लॉक जो बन चुके हैं उसमें अब जहाँ पे तेज पंखा घूमेगा वहां पर डेंस फ्लॉक बनते हैं। तो जो लार्ज फ्लॉक पहले से हुआ है उसमें डेंस फ्लॉक आपके मिल जाएंगे आके, और इसको बाहर निकालना आसान होता है। तो ये कह रहा है, ठीक है बेटा, लार्ज dense flocks are easily loomed। ठीक है, it is advantage to vary g value over the length of the flocculation tank। तो जो आपका flocculation tank है उसमें g value को है। अब इसने कैलकुलेशन कर रखा है, ये हमारे का नहीं। g का जो मैंने आपको बता दिया वही फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, v2 माइनस वी वन अपॉन एक्स, एक तो ये, और g बराबर अंडर रूट पी अपॉन म्यू, क्या था ये, है ना। दूसरा फॉर्मूला, दूसरा आपको ये, ठीक। अब ये क्या कह रहा है, डिजाइन क्राइटेरिया। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, फ्लोकुलेशन टैंक की डिजाइन क्राइटेरिया। डेप्थ ऑफ टैंक इतना, डिटेंशन टाइम इतना, टोटल पार्टिकल, टोटल एरिया ऑफ पेडल इतना, पेरिफोर वेलोसिटी इतना, जीटी टेम्प सेकेंड ऑफ फ्लोकुलेशन, जीटीडी। देखो बेटा, इसमें जो फ्लोकुलेशन टैंक है, फ्लोकुलेशन टैंक का तो मैंने कभी इतना देखा नहीं पूछा हुआ। सेडिमेंटेशन टैंक का जरूर पूछते हैं। डिटेंशन टाइम सबसे ज्यादा, कोई टैंक आप पढ़ोगे उसका डिटेंशन टाइम आपको पक्का पता होना चाहिए। ठीक है, इसमें अगर आप कुछ लिखना चाह रहे हो, एक तो जी लिख लेना और ज्यादा करो जी टी डी लिख। जी टेम्पोरल मीन वेलोसिटी, और टीडी हो गया आपका डिटेंशन टाइम। ठीक, चलो भैया करो इस क्वेश्चन को, सॉल्यूशन मत देखना, पेन चलाओ और इसको नोट भी करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन कभी सीधे जब एग्जाम में आता है तो हालत खराब कर देते हैं। इतना सा फॉर्मूला करो इसको। आज तो तुम्हारा नेट नहीं डाउन होगा। ठीक है, देखो फिल्टरेशन बेसिकली क्या है। अब आपने क्या क्या कर लिया, स्क्रीनिंग कर ली सबसे पहले, फिर उसके बाद कोगुलेशन कर लिया, फ्लोकुलेशन कर लिया, आपके जो मिट्टी के कण हैं वो यहाँ पर सेटल हो गए। अब भाई इसे निकालोगे भी बाहर, इसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, फिल्ट्रेशन का। ठीक, इज often a polishing step to remove small flocks or precipitant not removed settling or coagulant। और ये कह रहा है कि भाई जो
छोटे छोटे फ्लॉक्स हैं जो यहाँ से नहीं निकल पाए, उनको निकालने के लिए हम फिल्टर लगा देते हैं। ये पॉइंट आप नोट कर लेना। फाइन पार्टिकल, कलर, डिजॉल्व मिल्टर, मिनरल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सब निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इट ऑल्सो रिमूव द सस्पेंडेड सॉलिड दैट डज नॉट गेट रिमूव्ड इन सेडिमेंटेशन। जो सेडिमेंटेशन में नहीं रिमूव हुआ उसको भी। अंडर सर्टेन कंडीशन फिल्टरेशन में सर्व एज द प्राइमरी टर्बिडिटी रिमूवल प्रोसेस। भाई अगर आपने स्टार्टिंग में ही फिल्टर कर दिया तो हो सकता है थोड़ी बहुत टर्बिडिटी कर दे। ठीक। ऑल्दो फिल्टरेशन रिमूव मैनी पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वाटर शुड नॉट बी रिलाइड। ठीक है, ये कह रहा है कि भैया आपने पानी को फिल्टर कर दिया, उससे बहुत जो बायोलॉजी बैक्टीरिया है पैथोजन वगैरह वो कुछ तो वो कम कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं कि पानी फिल्टर किया और उसे पी गए। ठीक। उसके लिए आपको क्लोरीनेशन वगैरह करना पड़ेगा। ठीक। अब इट इज इकोनॉमिकली इफेक्टिव इन कंट्रोलिंग किनी वॉर्म डिसीज। ठीक है बेटा, इसके ऊपर क्या है ये? अच्छा, इसके ऊपर ईएससी का क्वेश्चन आया था। क्या था? याद आया? गिनी वर्म डिसीज क्या होती है? ये रख दे। देखो, याद करो। एक बार डिसीज का फोटो देख लिया ना तो पूरी जिंदगी याद रहता है। ये देखो, ये था वो। कैसे हुआ था ये? दिखाई थी ना मैंने ये फोटो। क्या? ये फोटो दिखाई थी कैसे होता भाई अजय सिंह बिष्ट? एएसबी। हम्म। कैसा पानी पीने से होता है? ये होता है, नदी के किनारे गए, तालाब के किनारे गए और उठा के पानी पी लिया। ठीक है। अरे, और इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। ठीक, तो पानी ऐसे नहीं। ये देखो, ये जो गंदा पानी होता है उसमें ये वर्म होता है और वो आके आपके पैर में टिक जाता है। ठीक। तो इस तरीके के वर्म को खत्म करने के लिए फिल्टरेशन का इस्तेमाल होता है। इस पॉइंट को आप, दो तरीके का होता है। एक होता है स्लो सैंड फिल्टर, दूसरा होता है रैपिड सैंड फिल्टर। देखो, ये बना ले, स्लो सैंड और रैपिड सैंड फिल्टर। रैपिड सैंड फिल्टर भी दो प्रकार के होते हैं, रैपिड ग्रेविटी फिल्टर और प्रेशर फिल्टर। इन्होंने फोटो वगैरह नहीं दिखा रखा। ये है, ऐसा होता है सैंड फिल्टर। पहले मैं आपको फिल्टर दिखाना चाहता हूँ। देखो, ये जो डायग्राम है, जब हम बीटेक बीटेक करते थे तो हमारे टीचर साहब हमें, तब तो यार ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाते थे रैपिड ग्रेविटी फिल्टर। उन्होंने कुछ बोला, हमने कुछ किया, हमें तो ये समझ में भी नहीं आता ये है क्या चीज। ठीक है, लेकिन चीजों को उस तरह से समझना चाहिए जो समझ में आए। देखो, जैसे बहुत ही बढ़िया तरीका होता है, अब तो गूगल देवता इतने बढ़िया हैं, इसमें सीधे डालो फ्लो सैंड फिल्टर। ठीक है, ये देखो, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। ठीक। चलो, असलियत में ऐसा दिखता है, ऐसा होता है। ये देखो, सुप्रिया सो गई। ठीक है, उसका दोबारा नींद आई नहीं क्या? उसने उसे जो नींद आई ना। हम्म। हाँ, फिर तो वो दिखी नहीं मुझे। ये अजय को भी आ रही थी नहीं, जल्दी, ज्यादा जल्दी कर दिया मैंने। चलो कोई बात नहीं। देखो बेटा,
ये होता है हमारा स्लो सैंड फिल्टर। किस तरह से दिखाना चाहिए, लेना चाहिए, जैसे ये ले लिया। तो स्लो सैंड फिल्टर है सैंड, देखो इस डायग्राम को देखो, इससे चीजें समझ में आएंगी। ठीक है बेटा, क्या है ये, है आपका स्लो एंड फिल्टर। पता है यार, जिसने ये मॉडल बनाया उसने स्लो एंड फिल्टर लिख रखा है। स्लो सैंड फिल्टर देखो, यहाँ पर आप पानी डालोगे, रॉ वाटर इधर जाएगा। ये क्या है, इसके नीचे किसकी परत है, सैंड की परत। इसके नीचे किसकी परत है, ग्रेवल की परत। मतलब सबसे महीन कण ऊपर, और जैसे जैसे आप नीचे की तरफ चलते चले जाओगे, मोटे कण आते चले। तो पानी क्या है आपका, ऐसे छनता चला जाएगा और यहाँ से वो आउटलेट बाहर निकल जाए। ये हो गया आपका स्लो सैंड फिल्टर। रैपिड ग्रेविटी फिल्टर क्या होता है, वो भी कुछ इस तरीके का ही होता है, उसमें कुछ अलग थोड़ी है। उसमें हम क्या करते हैं भाई, रेत के मोटे कण ले लेते हैं ताकि पानी तुरंत बाहर निकल जाए, बस। ठीक है, और कुछ नहीं होता। ये इसका बेसिक डायग्राम है, ये आप हमेशा ध्यान रखना, दिमाग में ये चीज रख। ठीक है, पानी को छानना है हमें। ठीक, कहाँ गए थे, कहाँ तक पहुंच गए, अब हम चलते हैं थ्योरी। ठीक, ये आपने लिख लिया स्लो सैंड फिल्टर और रैपिड ग्रेविटी फिल्टर, फिर आता है रैपिड ग्रेविटी फिल्टर, प्रेशर फिल्टर, एंड क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द रेट ऑफ द फिल्ट्रेशन। ये हमने देख लिया है। फिर क्लासिफाइड ग्रेविटी फिल्टर, द हेड रिक्वायर्ड टू फ्लो सैंड। देखो, अब स्लो सैंड फिल्टर हो गया, एक रैपिड ग्रेविटी। अब ये क्या है, जो हमारा फिल्टर है, ठीक, इसमें आप पानी भरोगे पहले यहाँ पे। ठीक है, पानी का कुछ हेड होगा। ठीक है अजय, दिख रहा है। ठीक है, तो ये जो हेड है, ये हेड इतना हो, पानी नीचे तक तो चला जाए, इतना वेट तो हो पानी का। ठीक, तो पानी अगर अपने भार की वजह या हेड की वजह से नीचे चलता चला जा रहा है, तो उसे बोला जाता है ग्रेविटी फिल्टर। जैसे आपके स्लो सैंड फिल्टर हो गए, रैपिड ग्रेविटी फिल्टर हो गए, ये सभी आपके ग्रेविटी फिल्टर के केस में आते हैं। लेकिन अगर आपको लगे कि नहीं भाई, मुझे तो तेजी से फिल्टरेशन का काम करना है, तो हम क्या करते हैं, हम एक क्लोज्ड चैम्बर बनाते हैं, एक बंद कमरा, जिसमें आपने सैंड, ग्रेवल की परत बना दी। ठीक है, यहाँ भर दिया पानी और लगा दिया प्रेशर। पानी में लगा देते हैं हम प्रेशर। प्रेशर कैसे लगा देते हैं, इसको एयर वॉल से कनेक्ट करके या पानी में ही पानी इंजेक्ट करके, जैसे पिचकारी होती, पिचकारी का आगे का वो पकड़ लो और उससे प्रेशर मारो, तो प्रेशर डेवलप हो जाएगा उसमें। उससे क्या होगा, जो पानी है वो तेजी से नीचे की तरफ मूव करेगा, तो इसको बोलते हैं हम प्रेशर ग्रेविटी फिल्टर। ठीक है बेटा, तो जो, कहाँ गए, हाँ, रैपिड ग्रेविटी फिल्टर जो तेजी से पानी को नीचे करते हैं, और प्रेशर फिल्टर जो और भी तेज करते हैं। ठीक, तो इसमें इन्होंने यही लिख रखा है, ग्रेविटी फिल्टर्स, जैसे ये ग्रेविटी फिल्टर है, ये ग्रेविटी फिल्टर है, ये ग्रेविटी फिल्टर है, पानी के हेड के कारण मूवमेंट करवाते हैं, और जो प्रेशर फिल्टर है उसमें आप पानी को प्रेशर देते हैं। ठीक, अब आगे देखो, अब एक है स्लो और एक है फास्ट। स्लो सैंड फिल्टर रिमूव्स लार्जर परसेंटेज ऑफ impurities एज कंपेयर टू रैपिड सैंड फिल्टर बट हैज वेरी स्लो रेट ऑफ फिल्टरेशन। देखो, अब ये जो स्लो है, हम्म, अरे क्या हो जाता है इसमें, अब जो स्लो सैंड फिल्टर होता है,
वो भैया उसका नाम ही स्लो है। तो जो स्लो सैंड फिल्टर है वो धीरे फिल्टर करता है, ठीक, लेकिन वो इम्प्योरिटी बहुत अच्छे से दूर करता है। भाई स्लो है लेकिन काम अच्छा करता है। लेकिन जो रैपिड ग्रेविटी फिल्टर है वो इतना अच्छा इम्प्योरिटी को, तो देखो, जहां अगर तुम्हें स्पीड चाहिए तो थोड़ी एक्यूरेसी कम करनी पड़ेगी, वही वाली बात है। तो इसने देखो दूसरी दूसरी क्या इंपॉर्टेंट बात बोली, इसने बोला कि जो रेट ऑफ फिल्टरेशन है 1/30 होता है रैपिड सैंड फिल्टर का, ठीक। इस पॉइंट को आप नोट करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थ्योरी ऑफ फिल्टरेशन लिखो। चार टाइप ऑफ फिल्टरेशन है। मैकेनिकल स्ट्रेनिंग, मतलब कि आपने सीव ले ली, छलनी ले ली और पानी, ठीक है, इसको मैकेनिकल स्ट्रेनिंग बोलते। सेडिमेंटेशन एंड फ्लोकुलेशन हो गया, बायोलॉजिकल एक्शन हो गया, इलेक्ट्रोलाइटिक चार्जेस, इन सभी तरीकों से फिल्टरेशन किया जाता है। अब ये होती क्या क्या है वो हम देखते हैं। मैकेनिकल स्ट्रेनिंग, द सस्पेंडेड पार्टिकल, वो पार्टिकल जो सस्पेंड है, तैर रहे हैं, विच आर बिगर देन द साइज ऑफ द voids ऑफ द सैंड ऑफ filter get arrested in the voids. Particle passing the voids will be free from such particle. देखो, मैकेनिकल स्ट्रेनिंग बेसिकली क्या चीज होती है। अब क्या है, जैसे ये रेत है, ठीक है, पानी ऐसे नीचे जाएगा, ठीक। अब जो रेत के कण हैं, ठीक, अब मैं रेत के कण यहाँ पर ले लेता हूँ, जैसे छोटे छोटे कण हो गए, रेत के कण हो गए, और रेत के कणों के बीच में क्या है, वॉइड्स। ये क्या है, वॉइड है। ये क्या है, वॉइड है। तो ऊपर से कोई इम्प्योरिटी आती है तो वो यहाँ पे अटक जाएगी बिल्कुल, ठीक। इसी को ही बोला जाता है मैकेनिकल स्ट्रेनिंग, ठीक। इसको आप याद रख लें, मैकेनिकल स्ट्रेनिंग, ठीक है। देखो, द सस्पेंडेड पार्टिकल विच आर बिगर देन द साइज ऑफ द void ऑफ द सैंड ऑफ फिल्टर गेट अरेस्टेड इन द void, ठीक है। वो पार्टिकल जिनका आकार रेत के voids से ज्यादा है, वो भैया अटक जाएंगे सैंड में, ठीक। और जो पानी उससे निकलेगा वो फ्री होगा इन पार्टिकल से। मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स आर रिमूव्ड इन द अपर लेयर, जो ऊपर की लेयर होती है उसमें ही अधिकतर कण आपके चिपक जाते हैं या रुक जाते हैं। Arrested impurities including the coagulated clock form mat on the top which further help in spinning. अब ये क्या कहता है भाई, यहाँ पर आपके कण या फ्लोक्स हैं, जेल है, जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का जेल है, वो सब आके सबसे पहले ऊपर ही तो टिकेगा, और फिर जितना भी पानी आएगा उसके लिए और अच्छा होगा, है कि नहीं, क्यों भैया अजय, क्यों अजय, आ रही बात समझ में। ठीक है, तो जो है ये जो ऊपर का, यहाँ पर जो पानी, ठीक है, के ऊपर जेल, जो भी फ्लॉक व्लॉक सब फॉर्म हुए थे, तो अब जो भी इस पे टिकेगा आके और अच्छे से सेट हो जाएगा, ठीक। तो यही ये बात कहना चाह रहा है मैकेनिकल स्ट्रेन कंसेप्ट, ये है। अरेस्टेड इम्प्योरिटी, इम्प्योरिटी सैंड के उसमें बीच में रह गई थी, वो कोगुलेटेड फ्लॉक है, वो भी वहीं पे आके चिपकेंगे, तो एक मैट, एक चटाई सी बन जाती है जो कि और ऊपर से आने वाले कणों को रोकेगा। सेडिमेंटेशन एंड फ्लोकुलेशन, इन फैक्ट फिल्टर्स रिमूव पार्टिकल ऑफ साइज स्मॉलर देन द साइज ऑफ द void, ठीक। ये क्या कह रहा है कि जो रेत है उसमें जो void है, जो फिल्टर होते हैं वो इससे छोटे पार्टिकल्स को भी रोक लेते हैं, ठीक? जो ये void है, ये कह रहा है ये खुद अपने आप कोगुलेशन सेडिमेंटेशन टैंक का काम करते हैं, मतलब जैसे रेत के चार कण हो गए, इनके बीच में इतना void है, ठीक है, तो ये खुद एक कोगुलेशन सेडिमेंटेशन वाले टैंक का काम करते हैं, एक छोटा सा कोagulation सेडिमेंटेशन टैंक का। जो कोलोइडल मैटर है, ठीक, अब इन यहाँ पर जो कोलोइडल मैटर जो अरेस्ट हो जाता है या चिपक जाता है, जो ऊपर से जो कण आ रहा है उसको का काम करता है, ठीक है। ये वही कह रहा है कि भाई ये कण आके चिपके, these finer particles the settle down in the voids and get removed, जो void है उसमें चिपक जाके बात खत्म हो जाती है। अब बात आ जाती है बायोलॉजिकल मेटाबॉलिज्म, ठीक है बेटा। अब हम ये जो टॉपिक है, श्मूसेक बोलते हैं इसको,
इस पर मैंने ईएससी में भी बहुत क्वेश्चन देखे हैं और एसएससी में क्वेश्चन देखे हैं। ठीक है बेटा, इसको हम देखेंगे अपनी कल वाली क्लास में। ठीक है अजय, तुम्हारा वो तो नहीं खत्म हुआ डेटा? अच्छा अच्छा, आपने डेटा बढ़वा लिया मुझे लग रहा है। चलो ठीक है बेटा, आ रहा है समझ में? चलो ठीक है, तो फिर मिलते हैं कल को हम सुबह के टाइम। कितने बजे रखूं क्लास? थोड़ा जल्दी सो जाया करो, रात कितने बजे सोते हो? 10 बजे तक सो? 12? भाई 12 तो फिर ज्यादा लेट है। 12 बजे सोओगे तो सुबह मैं भी देखो जैसे 10 बजे सो गया था। तो अर्ली टू वेक अर्ली टू राइज, जल्दी सो जल्दी उठो। ठीक है, तो कल मिलते हैं 6:30। ठीक, क्योंकि मैं फिर लंबी क्लास ले पाता हूँ ना, ये वाली बात है। क्योंकि कोर्स इतना बड़ा है, इस तरह से पढ़ाने में तो देखो टाइम लगता ही है। यह सारी चीजें डिस्कस कर रहे हैं डिटेल में। ठीक है, चलो अजय फिर मिलते हैं। ओके, या बाय।